हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। एक्चुअली आज मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, जिसकी वजह से मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन वाली आज ये वीडियो आ नहीं पाई। बट मैं इसको रात में अभी 1 बजे के अराउंड रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं इस वीडियो को अभी अपलोड कर दूँगी, जिसकी वजह से आप लोगों का लॉस नहीं होना चाहिए यार। क्योंकि सीडीएस का एग्ज़ाम हमारा डेली का एक एक दिन कम हो रहा है। मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ प्रॉपर टाइम टेबल वाली स्ट्रैटेजी वाली वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ। जिसने नहीं देखे वो जाके देख लेना और अपना डेली पढ़ाई करना अच्छे से, ठीक है। बाकी आई एम विद यू ऑल। कोई भी आपको परेशानी हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो मैं आपका जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करूँगी, ठीक है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो, हमने अपना जो इन्फ्लेशन का पार्ट 1 किया था उसमें हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि आपकी डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये सब क्या होते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब हमने जो इन्फ्लेशन देखी है उसको मेजर कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, कितने तरीके से वो इंडिया में निकाली जाती है वो सब देखेंगे इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो से आपके बहुत नहीं ना तो कम से कम 2 से 3 MCQ ज़रूर आ जाएंगे और सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला हमारा जो मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है दैट इज CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। 4 तरीके से हम कर सकते हैं। फर्स्ट इज CPI, सेकंड इज GDP डिफ्लेटर, थर्ड इज WPI दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स, एंड फोर्थ इज PPI दैट इज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अब मैं आपको एक एक बिल्कुल अच्छे से एग्जाम्पल दे के समझाऊंगी। प्लीज़, मेरा गला खराब है तो थोड़ा बियर कर लेना आप लोग, ठीक है। बट द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट, एंड ये ऑब्वियसली ये वीडियो पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, तो आप लोग समझ पाओगे, ठीक है। देखो, CPI का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मतलब एक कंज्यूमर, एक आम आदमी, कोई भी एक नॉर्मल मैन, मतलब एक आम आदमी या पर्सन कितना कंज्यूम करता है कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है। पर्सन कंज्यूम, मैं आप लोगों के लिए इसको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि एक नॉर्मल पर्सन क्या क्या कंज्यूम करता है, ठीक है। एक मान लेते हैं हम पूरे साल का ले रहे हैं, तो एक पूरे साल में सो हम उसकी एक बास्केट तैयार करते हैं, ठीक है। कि ये एक राम नाम का व्यक्ति है, ठीक है। और इसने पूरे साल में इस बास्केट के अंदर क्या क्या कंज्यूम किया है। मान लेते हैं इसने 60% इसमें फूड लिया है पूरे साल में, ठीक है। 70% इसने फ्यूल ले लिया, 8% इसने कोई सर्विसेज ले ली, टीचिंग सर्विस ले ली, ठीक है, या फिर मोटर व्हीकल के लिए कोई सर्विस ले ली, कुछ भी ले लिया, एजुकेशन सर्विस ले ली, एनीथिंग, रेस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। सो इसकी अभी की बास्केट तैयार हो गई। सो बेसिकली एक आम आदमी ने पूरे साल में अपने बास्केट में क्या क्या कंज्यूम किया है उसको बोला जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि अगर हमारा जो अभी बेस ईयर है उसमें सेम ये बास्केट 2011-12 में फॉर एग्जांपल 100 रुपये की पड़ती थी, ठीक है, 2011-12 में। तो अगर हम निकालते हैं अभी CPI 2024 और 2025, मैं दोनों का बताऊंगी, इसलिए मैं जानबूझ के एक एक करके बता रही हूँ। तो जो 11-12 का बेस ईयर था उस टाइम पे ये जो बास्केट का प्राइस था ये 100 रुपीज़ था। तो जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2024 का निकालेंगे तो हम क्या लेंगे, मान लीजिए अभी महंगाई हो गई और उसके कंपेरिजन महंगाई की वजह से ऑब्वियसली इतने सालों में 150 रुपये की हो गई है यही बास्केट 2024 में। मान लीजिए फूड में प्राइस बढ़ गए हैं, फ्यूल के बढ़ गए, तो ये 150 रुपये हो गए। और अब हम करेंगे बेस ईयर से कंपेयर। तो कंपेयर कैसे करते हैं, अपॉन में लिख देते हैं, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 1.5 आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 2025 पे। मान लो अब 24 से 25 में 20 रुपये का और इजाफा हो गया तो 170 रुपये हो गए। लेकिन कंपेयर आपको अभी भी किससे करना है, बेस ईयर से। सो आप 100 से कंपेयर करोगे, सो दिस विल बिकम 1.7, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, ये बहुत ही बेसिक मैथ्स है आपका, ठीक है। मैं इसमें कोई बहुत हाई फाई कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ। सो गैप लोगे, दिस इज 0.2 और हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं प्रीवियस वाला, मतलब पहले वाला, दैट इज 1.5 और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 कर देंगे। सो आएगा 13%, ठीक है। तो अब ये मैंने क्या निकाला है, अगर आपसे मैं पूछूं CPI में डिफरेंस कितना हुआ 2 साल के अंदर 2024 से 25 में, तो अगर आप बिना परसेंटेज के बोलोगे तो बोलोगे 0.2, लेकिन अगर आप बोलोगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो दैट इज़ 13%, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ऑब्वियसली ये आपके पेपर में नहीं आएगा, पेपर में UPSC बस इतना ही पूछेगा CPI क्या है एंड उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक बैक स्टोरी बता दी, तरीका बता दिया आपको निकालने का कि किस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये इसका प्रोसेस रहेगा। पूरे साल में एक आम आदमी ने, एक आम नागरिक ने जो जो अपनी बास्केट के अंदर कंज्यूम किया है हम इसमें वो लिखते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखो, अच्छा ये आपको पता होगा ना कि इंडिया में जो हम इन्फ्लेशन निकालते हैं, ठीक है, मैं ये लिख देती हूँ कहीं पे, जैसे जो इंडिया में आपकी इन्फ्लेशन निकलती है उसका जो आपका
परसेंटेज होता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी आपका मैं मनी वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी, उसने हमेशा ये बोला हुआ है 4% में ±2%, मतलब मैक्सिमम इन्फ्लेशन आपकी 6% तक जा सकती है। दिस इज़ द मैक्सिमम जो जानी चाहिए, ठीक है। एंड दिस इज़ द मिनिमम के 2% तक मिनिमम, क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी बिल्कुल 0% है, कोई महंगाई है ही नहीं मार्केट में, वो भी आपका ख़राब हो जाएगा। सो मैक्सिमम आपकी 2%, मिनिमम आपकी 2% तक इन्फ्लेशन हो सकती है। 4 ± 2 लिखते हैं वैसे, और मैक्सिमम आपकी 6% तक। एक मिनिमम इन्फ्लेशन भी मार्केट में बनी रहनी चाहिए और एक मैक्सिमम भी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि मिनिमम नहीं होगी तो डिमांड, मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है, डिमांड नहीं करेंगे, है ना, तो चीज़ें नहीं बन पाएंगी, ठीक है। सो अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो दैट इट इज़ अ मेजर दैट एग्जामिन्स द वेट एवरेज ऑफ प्राइजेस, एवरेज वेट लेते हैं बेसिकली ये, ऑफ अ बास्केट ऑफ अ कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लाइक फ्रूट्स, क्लोथ्स, फूड, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। वही मैंने आपको लेमन टर्म में समझा दिया है, ठीक है। अब इसमें 3-4 बातें आपको जो मेजरली ध्यान रखनी है, दैट इज़ कौन किसको क्या मेजर करता है, ठीक है। देखो मैं यहाँ बता देती हूँ, जो आपका CPI होता है उसको अलग अलग मिनिस्ट्री अलग अलग जो है चीज़ें निकालती है, ठीक है। देखो जो आपका CPI एग्रीकल्चर वाला है, CPI एग्रीकल्चर लेबर, ये जो निकलेगा ये आपका निकालेगा लेबर डिपार्टमेंट, बल्कि लेबर डिपार्टमेंट आपकी 3 निकालता है, ठीक है। एक CPI एग्रीकल्चर लेबर, एक CPI रूरल लेबर और एक CPI इंडस्ट्रियल वर्कर। इसकी मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगी याद करने की। अगर कहीं भी लेबर है, ठीक है, या वर्कर है, तो ये सारा आपका निकालेगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कौन निकालेगा? लेबर डिपार्टमेंट, ठीक है। इसके अलावा अगर निकल रहा है CPI रूरल एंड CPI अर्बन, खाली इनके आगे वर्कर या लेबर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। सो ये निकालेगा आपका NSO, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज़ MOSPI। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, 4 बार स्टार बना के लिख लेना, जैसे मन करे सितारे चांद सितारे जो चिपकाने चिपका लेना, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि CPI रूरल एंड अर्बन को कौन निकालता है, दैट इज़ NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और वो किसके अंदर आता है? MOSPI नाम की मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है। ओके अब हम चलते आगे। अच्छा एक चीज़ और, CPI को ही हम अपनी हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ। जो CPI इन्फ्लेशन निकलती है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज हेडलाइन इन्फ्लेशन, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है बेसिकली कि क्या चल रहा है मार्केट में, ठीक है। इसी से मेजर करते हैं ना, तो मेन हेडलाइन यही है, ओके। अच्छा रिफ्लेशन क्या होता है? अगर कभी ऐसा हो जाए कि मान लो बहुत ज़्यादा कम हो गए आपके प्राइजेस, सो RBI एंड गवर्नमेंट उस टाइम पे कुछ स्टेप्स लेंगे। RBI मतलब मॉनेटरी पॉलिसी एंड बाय गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के थ्रू कुछ स्टेप्स लेंगे इनिशियल, ताकि वो इन्फ्लेशन को रिवाइव कर सके, एक मॉडरेट लेवल की इन्फ्लेशन को रिवाइव कर सके। सो उस प्रोसेस को बोला जाता है रिफ्लेशन, ठीक है। सो मैं दोबारा एक बार बता देती हूँ, रीफ्लेशन इज़ दैट अगर आपकी इन्फ्लेशन जो है वो 2% से भी कम हो गई, अभी मैंने बताया, तो इसका मतलब वो 2% से कम कब होगी? जब लोगों की डिमांड नहीं होगी, ठीक है। मतलब उनकी कोई डिमांड ही नहीं है, वो लोग सेटिस्फाई, सबके पास सारा सामान है, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन रुक जाएगी, मार्केट में प्रोडक्शन कम हो जाएगी। सो RBI या गवर्नमेंट नहीं चाहता ऐसा हो, ठीक है, क्योंकि उससे ग्रोथ भी कम हो जाएगी। तो इस टाइम पे इसको रिवाइव करने के लिए जो भी स्टेप्स लिए जाएंगे बाय गवर्नमेंट, ठीक है, या RBI, उसको हम बोलते हैं आपका रीफ्लेशन। री कर दिया आपने, री कर दिया, री मतलब दोबारा है, किसको? फ्लेशन को, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब चलते हैं आगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी सेम मेथड है, जैसे हमने CPI कैलकुलेट किया है वैसे ही हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, उसी तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। बस फ़र्क इतना है, WSP जो कि होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इज़ द प्राइस एट विच गुड्स आर ट्रेडेड इन द बल्क, मतलब होलसेल में। इसमें क्या लेते हैं हम? बल्क में गुड्स लेते हैं, होलसेल के अंदर, बेसिकली होल सेल में, ठीक है। जो बल्क में आपके जितने भी गुड्स हैं जो आप नॉर्मली सिंगली परचेज नहीं कर सकते हो, वो सारे आप इसमें ले लोगे। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो आपका WPI है उसमें आपकी नॉट इंक्लूडेड, मैं अलग से स्टार बना के लिख दूंगी, सर्विसेज। इसमें आपकी सर्विसेज इंक्लूड नहीं होंगी। इसका रीज़न ये है, कभी आपने सुना है कि भाई हमें 5 किलो टीचिंग सर्विसेज दे दो, ठीक है, या 5 किलो वॉशरमैन की सर्विसेज दे दो, या वॉशर वुमेन की, जो भी वॉट एवर, ठीक है। कभी भी सर्विसेज आपने इस तरीके से सुनी है? नहीं सुनी ना। इसलिए यही इसका ट्रिक है कि WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स में आप सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते हो, इट ओनली एंड ओनली इंक्लूड गुड्स,
ठीक है, नॉट सर्विसेज। ओके, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। इसको कौन निकालता है? अच्छा, इसका बेस ईयर भी 11-12 ही है एज फार एज आई नो, ठीक है। जितना मैंने अभी चेंज नहीं हुआ है, जितना मुझे पता है 2011-12। बाकी फर्दर कोई भी अपडेट होगी ना तो मैं करंट अफेयर के लेक्चर में या एक अपडेटेड लेक्चर करके लास्ट में इकोनॉमिक्स का एक साथ डाल दूंगी, ठीक है, जब हमारा 26 का बजट और इकोनॉमिक सर्वे आएगा तब, ठीक है। ओके, ये निकाला जाता है पब्लिश्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अंडर, इसकी मिनिस्ट्री अलग है, ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। सो इसकी जो मिनिस्ट्री है वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है और ये निकाला जाता है इकोनॉमिक एडवाइज़र के द्वारा। इसमें एनएसओ का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे सिर्फ आपका मेजर करना हो इन्फ्लेशन फूड में, ठीक है, मतलब मुझे और किसी चीज़ में इन्फ्लेशन मेजर नहीं करना है, सिर्फ मैं चाहती हूँ जितने भी फूड आइटम्स हैं उनमें इन्फ्लेशन मेजर हो, तो उसको हम बोलते हैं फूड प्राइस इन्फ्लेशन, ठीक है। और ऐसे होलसेल में जब फूड का हम होलसेल फूड प्राइस इन्फ्लेशन मेजर करते हैं, होलसेल फूड प्राइस इन्फ्लेशन मतलब WFPI को मेजर करते हैं, ठीक है। सो उसको बोला जाता है होलसेल फूड प्राइस इन्फ्लेशन काउंटेड और उसको निकालता है NSO, ठीक है। देखो फंडा क्या है मैं दोबारा बता देती हूँ। अगर तो आप निकाल रहे हो नॉर्मल WPO होलसेल मतलब WPI, ठीक है, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, तो इसको निकालेगा आपका इकोनॉमिक एडवाइज़र, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आप निकाल रहे हो होलसेल फूड प्राइस इन्फ्लेशन, इसमें बीच में ये एफ ऐड हो गया, सो इसको निकालेगा NSO। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं बस। इसमें अगर फूड भी आ गया होलसेल के अंदर तो NSO निकालेगा। नॉर्मल आप होलसेल निकालने की बात करें तो इकोनॉमिक एडवाइज़र निकालेगा, बात खत्म। ये वही NSO है जो CPI को निकालता है। ओके, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं हो गया आई थिंक, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं PPI पे, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। एक फैक्ट्री में कितना सामान बनता है और वो उसके बाद होलसेल के बाद रिटेलर्स तक जाता है, ठीक है। सो ये रिटेलर्स की साइड से निकलता है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मतलब फैक्ट्री में जो सामान बन गया उसके बाद वो रिटेलर्स के पास गया, ठीक है। सो बेसिकली प्रोड्यूसर की साइड से निकाली जाएगी, नॉट फ्रॉम रिटेलर साइड, ठीक है। एक फैक्ट्री में कितना सामान बना उनकी साइड से उन्होंने रिटेलर को दे दिया आगे, सो ये इट इज़ फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। इंडिया अभी तक PPI नहीं निकालता है, ठीक है, बट येस इंडिया इज़ मूविंग टूवर्ड्स फर्दर दैट हमें ट्रांजिशन करना चाहिए WPI से PPI की तरफ, ठीक है। अभी के लिए इतना ही है, लेकिन हम लोग जो है सच एज फार एज नहीं निकालते हैं। ओके, सो अब हम आगे चलते हैं। लेट में चेक अगर इसमें कुछ आपका रह गया होगा तो वैसे तो मेरे ख्याल से हो ही गया है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जो आपका WPI है ना उसमें इनडायरेक्ट टैक्स भी इंक्लूड नहीं होता। WPI डज नॉट इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। नीदर एंड नॉर वाला है, नीदर इंक्लूड सर्विसेज। सो ये बात आप दिमाग में चिपका लो बिल्कुल अच्छे से कि एक तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स नहीं आएंगे और एक सर्विसेज नहीं आएंगे, क्योंकि सर्विसेज जो आपकी बल्क में ट्रेड नहीं की जाती हैं, ठीक है। हो गया। PPI जो है आपका मेजर किया जाता है फैक्टर कॉस्ट पे, और इसमें GST वैल्यू एडिड नहीं होती है, ठीक है। ये जो मेजर किया जाएगा आपका फैक्टर कॉस्ट पे मेजर किया जाएगा, इसमें GST वैल्यू ऐड नहीं होती है, ये भी आपको याद रखना है। एक पॉइंट इसका ये है, एक दो मैंने आपके बताए, ये तीसरा मैंने WPI के वाले ऊपर वाले का बता दिया यहाँ पर, ठीक है। ओके, सो PPI आपका फैक्टर कॉस्ट पे आएगा, इसमें आपका GST वैल्यू टैक्स एडिड नहीं होते हैं। ओके, गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाई थी, BN गोल्डकर कमेटी, उन्होंने रिकमेंड किया था आपका, इसका थर्ड पॉइंट लिख लो आप, चलो फोर्थ डाल देती हूँ, BN गोल्डर कमेटी, जिन्होंने आपका बोला था ये निकालने के लिए, ठीक है। इन्होंने रिकमेंड किया था कि आप PPI को है जो है निकालो, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा डिफरेंस बिटवीन GDP डिफ्लेटर CPI WPI में। देखो इसका सीधा सीधा सरल डिफरेंस ये है, जो आपका CPI और WPI है ये टारगेट्स ओनली सिंपल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जो एक आम आदमी कोई भी अपनी बास्केट में गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है ये उनको टारगेट करता है। अच्छा, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इसको सिर्फ कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज टारगेट करने, नो, ये पेट्रोल को भी देखेगा, ये ऑयल को भी देखेगा, जो हम अरब या गल्फ कंट्रीज से इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये सबको देखेगा। इम्पोर्टेड एज वेल, मैं लिख देती हूँ, इम्पोर्टेड
को भी देखेगा। बट जहाँ बात आती है आपकी जीडीपी डिफ्लेटर की, देखो जो इन्फ्लेशन निकाली जाती है ना वो हमेशा हमारी कंट्री के प्रोडक्ट्स में निकाली जाती है, उसमें आप बाहर के प्रोडक्ट्स को नहीं टैकल कर सकते। सो इट इंक्लूड ओनली, मतलब काउंट नहीं कर सकते बाहर वाले, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, इंक्लूड ओनली डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। सो ऑब्वियस सी बात है इसमें आपके जो पेट्रोल वगैरह है वो नहीं आएंगे जो बाहर से आप लेके आते हो, ठीक है। अच्छा, जीडीपी डिफ्लेटर का एक फॉर्मूला होता है, अगर किसी को याद हो तो शायद मैंने पहले वाली क्लास में बताया था, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी। अब आप मुझे बताओगे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में डिफरेंस क्या है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। बट स्टिल मैं एक बार बता भी देती हूँ, यहाँ पे आप लोग को रिवाइज हो जाएगा। देखो, नॉमिनल जीडीपी है जो आपने अभी के प्राइजेस पे निकाली है, जिसमें आपके इन्फ्लेटेड प्राइजेस शो होंगे, ठीक है। मतलब अगर आज में 2025 में एक जो प्याज है, एक प्याज मतलब 1 kg प्याज की जो कीमत है वो फॉर एग्जांपल 100 रुपये है, ठीक है। क्योंकि इस, और मान लो जो आपका बेस ईयर था, बेस ईयर जो आपका था वो था 2011-12, ठीक है। सो उस टाइम पे जब हमने जीडीपी में एक kg अनियन की प्राइजेस देखी वो थी 50 रुपये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 100 अपॉन में 50 कर देंगे, मतलब नॉमिनल जीडीपी अभी मान लो पूरे देश में सिर्फ 1 kg प्याज बन रहे हैं तो वो इन्फ्लेटेड प्राइस हो गए, मतलब महंगे हुए प्राइस, बढ़े हुए प्राइस हो गए 100 रुपये, और बेस ईयर में कितने थे 50 रुपये। सो काट के आ जाएगा 2। सो ये जो 2% आपकी 2 से इजाफा हो गया है इन्फ्लेशन में, जीडीपी डिफ्लेटर में, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है। इससे आप ये नहीं कह सकते कि हमारे 2 गुना जीडीपी बढ़ गई, नो, जीडीपी नहीं बढ़ी, प्राइस बढ़ गया। वही 1 kg प्याज आपके 50 रुपये के मिल रहे थे 2011 में, और वही 1 kg प्याज आपके 100 रुपये के मिल रहे हैं 2025 में। सो 2 गुना महंगाई बढ़ गई है, जीडीपी नहीं बढ़ी, महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गई है। सो जीडीपी डिफ्लेटर इसलिए बोला गया इसको कि जीडीपी कोई दिखा रहा है डिफ्लेट एक्चुअल में, मतलब बढ़ा हुआ दिखा रहा है, बट एक्चुअल में वो डिफ्लेट हो रहा है, इन्फ्लेट नहीं हो रहा, ठीक है, इन्फ्लेशन हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। ओके, चलो अब हम चलते हैं आगे। कोर इन्फ्लेशन, ये मुझे बहुत पर्सनली मेरा भी फेवरेट टॉपिक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो, कोर इन्फ्लेशन में हम क्या टैकल करते हैं, बेसिकली ये रेफर करता है जो प्राइजेस में इंक्रीज हुआ है लेकिन हम इसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं, लेट मी चेंज द पेन, इसमें से हम एक्सक्लूड कर देंगे आपके वोलेटाइल या फ्लक्चुएशन हुए जिन प्राइजेस में, उनको एक्सक्लूडिंग वोलेटाइल फ्लक्चुएशन प्राइजेस ऑफ फूड एंड फ्यूल, ठीक है। सो बेसिकली इट इज़ ए नॉन फूड एंड नॉन फ्यूल कंपोनेंट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। इसमें आपका नॉन मतलब फूड नहीं आएगा, मैं लिख देती हूँ, फूड नहीं आएगा और फ्यूल भी नहीं आएगा, नॉन फूड एंड नॉन फ्यूल इन्फ्लेशन बोला जाता है। ऑल्सो इट इज़ नोन एज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ठीक है, इसी को हम स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। ओके, और हेडलाइन इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं हम, सीपीआई को, ठीक है। तो जब आप इसकी बास्केट बनाते हो, ठीक है, सो उसमें आप एजुकेशन डाल दोगे, पेट्रोल डाल दोगे, लेकिन आप इसमें फूड और फ्यूल ये नहीं डालोगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, सो इसलिए हम इसमें नहीं डालते हैं। अगर जो आपका कोर इन्फ्लेशन होता है इसमें आपके, मैं लिख देती हूँ अलग से, जो कोर इन्फ्लेशन में आप है आपका, इसमें आपका केरोसिन जो होता है, एलपीजी, चारकोल, ये नहीं होते हैं, ठीक है, ये जो है क्रॉस लगा देती हूँ, ये नहीं होंगे कोर इन्फ्लेशन में, ठीक है। लेकिन पेट्रोल और डीजल ये होगा। दिस इज़ द, मतलब अगर इस पूरी आपको वीडियो में से कोई सबसे इंपॉर्टेंट पेज निकालना हो तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पेज है ये, ठीक है। जितना बोलूँ उतना कम है। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, जिसमें आपके वोलेटाइल फ्लक्चुएटेड जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे फूड हो गया, फ्यूल हो गया, वो आप इंक्लूड नहीं करते हो। यूपीएससी यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछेगा कि आपके केरोसिन, एलपीजी, चारकोल इंक्लूड होते नहीं होते, पेट्रोल और डीजल आपके इंक्लूड होते हैं। सो कोर इन्फ्लेशन में हमारे केरोसिन, एलपीजी, चारकोल इंक्लूड नहीं होंगे, बट पेट्रोल और डीजल इंक्लूड होंगे, क्योंकि केरोसिन, एलपीजी, चारकोल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, ठीक है। आप बोलोगे मैम पेट्रोल और डीजल भी करता है, बट द थिंग इज़ उसको कोर इन्फ्लेशन में इंक्लूड किया गया है। ओके, अब हम चलते हैं आगे। यही यूपीएससी का कैच है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, मैंने एक एक चीज़ आपको खोल खोल के बता दिया। अब हाउसिंग प्राइस इंडेक्स आ गया, उसके बाद इम्पैक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन करके हमारा लेक्चर हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। हाउसिंग प्राइस इंडेक्स कुछ नहीं है, एक आपके ब्रॉड मेजर है आपकी प्रॉपर्टी के प्राइजेस को बेसिकली ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, टू ऑब्जर्व
प्रॉपर्टी प्राइसेस को मैंने बाद में लिख दिया है ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। इसके जो ये है आपका मतलब इससे आज तक इतना कोई खास क्वेश्चन आया नहीं है, ना ये इतना इंपॉर्टेंट है। बस आपको ये जानना है कि आपका जो हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है वो क्वार्टरली बेसिस पे निकलता है, ठीक है। जबकि जो आपका CPI था या WPI था ये मंथली भी निकलते हैं, क्वार्टरली भी निकल सकते हैं बट मंथली भी निकाला जाता है, ठीक है। करंटली आपकी जो NHB है वो इसकी पब्लिशिंग बॉडी है, नेशनल हाउसिंग इंडेक्स ब्यूरो या बॉडी का आप कह सकते हो, वो इसकी है पब्लिशिंग बॉडी। और इसका जो बेस ईयर है आपका हाउसिंग प्राइस इंडेक्स निकालने का वो 2017-18 है। ये मेन 4 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में, ठीक है। अब हम फाइनली डिस्कस कर लेते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। देखो जितने भी आपके लेंडर होते हैं, ठीक है, जिन्होंने अपना पैसा लेंड किया होता है, ठीक है, दिया हुआ होता है, वो सब आपके सफ़र करते हैं इन्फ्लेशन में। लेंडर ऑलवेज सफ़र। मैं ऑलरेडी समझा भी चुकी हूँ। अगर ये A आदमी था, इसने अपने 100 रुपये दे दिए इसको, आज के टाइम पे 100 रुपये से 4 एप्पल, मैं 1 मिनट इस पेन से बताती हूँ फिर वो रब करना पड़ जाएगा नहीं तो, ठीक है। देखो ये कोई आपका A आदमी था, इसने 100 रुपये दे दिए B को, ठीक है। ये आज के टाइम पे 100 रुपये से 1 kg एप्पल खरीद सकता था, मान लो 4 एप्पल खरीद सकता था, ठीक है। बट क्योंकि इसने B को 100 रुपये दे दिए तो B ने ये एप्पल खरीद लिए। अब B जब इसको वापस करता है 110 रुपये, उतनी महंगाई बढ़ गई 10% की, तो ये अब जो A है ये 110 में 4 एप्पल खरीदेगा। बट B तो 100 रुपये में 4 एप्पल खरीद के बैठा है यहाँ पे देखो, और A ने वही 110 में 4 एप्पल खरीदे, उल्टा 10% की महंगाई भी बढ़ गई। सो A को कोई फ़ायदा हुआ नहीं हुआ रियल टर्म्स में, ठीक है। सो लेंडर हमेशा जो है सफ़र करेगा आपका, ओके। सेम इसका ऑपोजिट हो जाएगा, जो आपका बोरोवर है वो जो है आपका सफ़र नहीं करेगा, उसको बेनिफिट होगा। सबसे पहला आपका इम्पैक्ट ये है, इम्पैक्ट नंबर 1। इम्पैक्ट नंबर 2 है जितने ज़्यादा आपकी हायर इन्फ्लेशन होगी वो डिसइंसेंटिवाइज करेगी डिपॉजिट्स को कि वो बैंक में सेविंग्स नहीं रखे। सो नो डिपॉजिट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट उतना ही कम मिल जाएगा ना। सो नो डिपॉजिट्स इन बैंक। लोग बाग चाहेंगे कि हम बाहर किसी को वैसे लैंड आउट कर दें, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है, हम बैंक्स में नहीं रखना चाहते अपना पैसा। आपके जितने भी एक्सपोर्ट्स हैं वो अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। मैं लिख नहीं रही ज़्यादा, समझाते हुए चल रही हूँ बट आपको, ठीक है, कि आपके जितने भी एक्सपोर्ट है वो अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। इसका मैं अभी आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझा देती हूँ कि जब महंगाई बढ़ जाएगी ना तो एक्सपोर्ट्स भी महंगे हो जाते हैं, तो बाहर आपका सामान बिकना उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम इसका मॉनेटरी पॉलिसी में और फिस्कल पॉलिसी में अच्छे से देखेंगे प्रॉपर फ्लो चार्ट की फॉर्म में, ठीक है। जो रियल वेजेस है लोगों की, रियल वेजेस जो है उनकी जो वैल्यू है बेसिकली वो फॉल कर जाएगी, मतलब लोगों के पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, ठीक है। एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा गवर्नमेंट का, एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इंक्रीजेस। और एक्सट्रीमली अगर हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन है तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लोन्स आपके महंगे हो जाएंगे, ठीक है, हर चीज़, इंटरेस्ट रेट महंगा हो जाएगा, सब कुछ आपका बेसिकली जो है इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा इन्फ्लेशन चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं आपका रिवाइज करा देती हूँ थोड़ा सा, और अगर किसी के डाउट है तो वो मुझे लास्ट में बता सकता है। तो देखो हमने इन्फ्लेशन चैप्टर जब अपना शुरू किया था, स्टार्टिंग से बिल्कुल मैं करवा रही हूँ डेफिनेशन से। सो हमने देखा था इन्फ्लेशन में कि किस तरीके से आपके, एक मिनट मैं यहाँ बता देती हूँ। देखो सबसे पहले हमने देखा था इन्फ्लेशन होती क्या है, बेसिकली इन्फ्लेशन की डेफिनेशन देखी हमने, ठीक है। डिफ्लेशन देखा हमने, इन्फ्लेशन की दैट आपका जो है नॉर्मल प्राइजेस जो है बढ़ गए हैं, सो राइजिंग इन द प्राइजेस, या मैंने बोला था आपका रुपीज़ की वैल्यू कम हो गई है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा डिफ्लेशन क्या होता है कि प्राइस सस्ते हो गए हैं। डिस इन्फ्लेशन क्या होता है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। डिस इन्फ्लेशन होता है आपका बढ़ तो रहा है, फॉर एग्जांपल 100 से 110 हो रहा है, 110 से 115 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका 10% बढ़ा, जब आप इसका निकालोगे तो 4% समथिंग आएगा, तो 4% बढ़ तो रहा है लेकिन कम मात्रा से बढ़ रहा है, ठीक है। फिर हमने कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन देखे, जिसमें हमने डिमांड पुल देखा, कॉस्ट पुश देखा और सप्लाई शॉक देखा, ये सारे देखे हमने। उसके बाद हमने प्राइस वेज स्पाइरल साइकिल देखी अपनी, या वेज प्राइस स्पाइरल साइकिल, ये हम पार्ट 1 में ऑलरेडी देख चुके हैं। जिसने नहीं देखा वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट्स, आप वहाँ से देख के पढ़ सकते हैं। फिर हमने रियल इंटरेस्ट रेट और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट देखा, ठीक है, जिसमें हमने एक फिशर इक्वेशन भी देखी थी, सबसे इम्पोर्टेंट फिशर इक्वेशन, ये सब देखा। फिशर इक्वेशन क्या होता है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन, दैट इज कॉल्ड रियल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको 2-4 टर्म्स बता देती हूँ छोटी छोटी, ठीक है। दैट इज एक थोड़ा सा बीच में रह गया था टॉपिक, इसमें आप वेरियस अदर टर्म्स करके आप हेडिंग डाल सकते हो, अदर टर्म्स, ठीक है। जैसे सबसे पहले आएगी आपकी क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होती है, बहुत लो लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, वेरी लो लेवल ऑफ
इन्फ्लेशन टेकिंग प्लेस, 1%, 1.5%, इसको बोलते हैं क्रीपिंग, क्रीप कर करके थोड़ा थोड़ा मर के बढ़ना, ठीक है। सेकंड आपके गैलपिंग इन्फ्लेशन, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कहीं आप न्यूज़पेपर में वर्ड देख लो किसी कंट्री के रिलेटेड, ठीक है, या कहीं पढ़ लो, ऐसा यूपीएससी से सवाल नहीं पूछता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। गैलपिंग इन्फ्लेशन होते हैं वेरी हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, वेरी हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाना रैपिडली, मान लो 75% हो गई, ठीक है, 85% हो गई, 85%, इनको कहते हैं गैलपिंग इन्फ्लेशन। थर्ड आपका है इसमें हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन में आपका जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है वेनेजुला या जर्मनी का, इसमें क्या होता है एकदम से आपकी जो है ना प्राइसेस बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही हाइपर एक्सेलरेट हो जाते हैं, ठीक है, लार्ज एंड एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन विच माइट हैव एक्चुअल टेक इन मिलियंस में आपकी बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गए हैं, ठीक है। और ये जो सिचुएशंस होती है ये दे आर नॉट एक्चुअली इन द रेंज दैट इंक्रीज ओनली वेरी लार्ज प्राइजेस बट ऑल्सो दे इंक्रीज और दिस सिचुएशन टेक प्लेस इन द वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ द टाइम, मतलब प्राइजेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन बहुत शॉर्ट स्पैन में बढ़ जाएंगे, इसलिए बोला गया हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है, बहुत शॉर्ट स्पैन में आपके प्राइजेस बढ़ गए। इसके बेस्ट एग्जाम्पल थे आपके वेनेजुला में एक बार ऐसा हुआ था रियल में, ठीक है, और जर्मनी में, गॉट इट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी फोर्थ वाली इन्फ्लेशन, ठीक है, दैट इज बोटल नेक इन्फ्लेशन। बोटल नेक, देखो बोटल नेक नाम से ही समझ रहे हो, एक बोतल कैसे होती है इस तरीके से ऐसे, ठीक है, तो दिस इज द बोटल नेक, मतलब डिमांड सेम है बट सप्लाई गिर गई, देखो यहाँ तक ये जो है सेम है, सो डिमांड इज सेम, लेकिन ये जो सप्लाई है ये आपकी फॉल डाउन करी है, मतलब मैं एक याद करने का तरीका बताती हूँ स्टूडेंट्स को, सप्लाई जो है आपकी वो गिर गई है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है ये इन्फ्लेशन तब बोली जाती है जब आपकी जो डिमांड है वो सेम है बट ड्रास्टिकली सप्लाई गिर गई, अब चाहे वो रॉ मटेरियल महंगा हो गया या कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, डिजास्टर आ गया, फ्लड आ गया, कुछ भी हो सकता है। फिर आता है स्क्यूफ्लेशन, देखो स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, इसमें सब में राइज नहीं होता प्राइजेस में बट कुछ कुछ में राइज हो गया, फॉर एग्जांपल सिर्फ पेन के प्राइस बढ़ गए मार्केट में या सिर्फ कार का प्राइस बढ़ गया, स्क्यू मतलब कुछ कुछ में राइज हुआ है, सब में राइज नहीं हुआ है, ऑल प्राइजेस में इन्फ्लेशन नहीं होती है। फिर होता है एक स्टैगफ्लेशन, बस ये इसमें लास्ट है, बाकी मैं आपको सारे टर्म्स बता चुकी हूँ पहले, सॉरी इसकी स्पेलिंग होती है, एक सेकेंड, देखो ये स्टैगफ्लेशन, इसमें क्या होता है आपने फिलिप कर्व पढ़ा था, फिलिप कर्व में क्या था कि अगर आपकी इन्फ्लेशन है एक नॉर्मल लेवल की, सो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम है, ठीक है, या आप बोल सकते हो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, ठीक है, हमने फिलिप कर्व देखा था ना, आप लोग को याद हो तो लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था इस तरीके से, ठीक है, मैं एक मिनट थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए। देखो ऐसे हमने फिलिप कर्व बनाया था, यहाँ पे हमने डाला था आपका इन्फ्लेशन रेट, ठीक है, यहाँ पे हमने डाला था अनएम्प्लॉयमेंट, हम बोल रहे थे अगर एक मॉडरेट लेवल की मार्केट में इन्फ्लेशन है तो अनएम्प्लॉयमेंट उतनी ही कम है, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी मतलब लोगों की डिमांड है, क्योंकि लोगों पे पैसा ज़्यादा है तो फैक्ट्री उतनी ज़्यादा लगेगी तो वर्कर्स को जॉब मिल जाएगी, उतनी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। लेकिन स्टैगफ्लेशन में इसका उल्टा होता है, स्टैगफ्लेशन में क्या हो जाएगा आपका इन्फ्लेशन भी रहेगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी रहेगी, ये सबसे वर्स्ट सिचुएशन होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। ये मैं यहाँ पे आपकी फिलिप कर्व की बात करी थी तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी रिवाइज करा आपको साथ में, ठीक है। स्टैगफ्लेशन इज आपकी इन्फ्लेशन भी है, महंगाई भी है और अनएम्प्लॉयमेंट भी है, ठीक है, तो सबसे बेकार सिचुएशन है। उसके अलावा मैं आपको लास्ट वीडियो में बेस इफेक्ट समझा चुकी हूँ, ठीक है, इन्फ्लेशन टैक्स, इन्फ्लेशन प्रीमियम, ये वही होता है कि एक इन्फ्लेशन की वजह से रुपीज़ की आपकी जो है वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने आज की वीडियो में आपका देखा है यहाँ से मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन देखे हमने, जिसमें हमने CPI, WPI, PPI, GDP डिफ्लेटर, ये सब देखा अपना, ठीक है। उसके बाद हमने इनके बारे में एक एक पॉइंट देखा, देन हमने इनके डिफरेंसेस देखे, ठीक है, कोर इन्फ्लेशन देखा। ओके आपका एक होमवर्क और है, लास्ट होमवर्क रहेगा, ठीक है, आप अभी जो है लास्ट 2025 के बजट या इकोनॉमिक सर्वे को स्टडी करके आप बताना, 26 में तो मैं आपको खुद बताऊंगी ही कि गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा CPI में और WPI में, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, फ्यूल में या किस सब्सटेंस में सबसे ज़्यादा लिस्ट में किसको सबसे ऊपर रखा है, कि किसकी परसेंटेज में वैल्यू सबसे ज़्यादा है, देखते हैं आप लोग बता पाओगे या नहीं, मतलब किस प्रोडक्ट की वैल्यू CPI को जब मेजर करते हैं तो इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा आती है, किस में
महंगाई सबसे ज़्यादा है, CPI की भी और WPI की भी ये मेंशन करना, और ये ज़रूरी है। ये मैं चाहूँ तो आपको बता सकती थी रिसर्च करके, ठीक है, लेकिन मैं जानबूझकर नहीं बता रही क्योंकि UPSC यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो जब आप खुद ढूंढोगे ना नेट पे और पढ़ाई करोगे तो आपको दिखेगा अच्छा 27% इसमें है, ठीक है, 40% इसके अंदर है, इसकी सबसे ज़्यादा है रैंक वाइज। तो जो मेन टॉप है ना, आप उनको देख लेना, बाकी मैं तो लेटर ऑन फर्दर वीडियोस में बताऊंगी। ये पक्का देख लेना, यूपीएससी इस पे सवाल पूछ लेता है कि मेजर किन किन में कितनी इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है CPI और WPI की। ओके, लास्ट हमने देखा आपका हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, ठीक है, कौन निकालता है इसको, इसका बेस ईयर क्या है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा आपके इम्पैक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं इनको सीरियल दे देती हूँ नंबर वाइज, ठीक है, सीरियल नंबर देती हूँ 1 2 3, मेरे ख्याल से 10 टॉपिक तो हो गए हैं जो हमने किए हैं, 7 8 9 ज़्यादा हो गए यार, 10 11 12, और ये हमने जो अदर टर्म्स देखे, मैं इसको पूरे को एक 13 टॉपिक दे रही हूँ। सो इन 13 मैं इसको स्मॉल भी कर देती हूँ। देखो इन 13 टॉपिक्स में आपका कंप्लीट इन्फ्लेशन जो है ख़त्म हो गया है, ठीक है। देखो आई थिंक दिस इज विजिबल टू यू ऑल कि इन्फ्लेशन की डेफिनेशन देखी हमने, डिसइन्फ्लेशन देखा, डिफ्लेशन देखा, कॉजेज देखा, वेज प्राइस स्पाइरल साइकिल देखी, रियल इंटरेस्ट रेट देखा, फिशर इक्वेशन, मेजर्स देखे, कोर इन्फ्लेशन, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स देखा, इम्पैक्ट्स देखा, और कुछ ही हमने अदर टर्म्स देखी। इसमें आपका कंप्लीट इन्फ्लेशन चैप्टर फिनिश हो गया है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। कल से हम अपना मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।